पानी इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन जब वही पानी अपने हद पार करता है तो एक शहर को मिट्टी में मिला देता है। ये सुनामी है और इसका गुस्सा सब कुछ खा जाता है। ये सुनामी की वीडियो तो आपने देखी होगी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। कैसे फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से आधा जापान खत्म हो जाता है, समुद्र में डूब जाता है। An explosion was heard seen. The images of destruction and flooding. Well, this is definitely not good news. This one is a bigger scale than anything this country has ever faced. ये है 11 मार्च 2011 का एक बिल्कुल नॉर्मल दिन मसाओ योशिदा के लिए। वो एक 56 साल के इंजीनियर हैं जो फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट चला रहे हैं। रोज की तरह वो टास्क असाइन कर रहे हैं, रिपोर्ट्स रिव्यू कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि सब कुछ स्मूथली चल रहा हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिर्फ 180 किलोमीटर दूर कुछ ऐसा इवेंट शुरू हो चुका है जो जापान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर बन जाएगा। समुद्र के नीचे जमीन का कांपना शुरू होता है। जापान में लोग अर्थक्वेक्स के आदी हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। ये जापान का अब तक का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक है और ये एक ऐसी चेन रिएक्शन ट्रिगर करेगा जो दुनिया को हिला कर रख देगा। टीवी स्क्रीन पर डिस्ट्रक्शन और फ्लडिंग की हार्ट ब्रेकिंग इमेजेस आनी शुरू हो जाती हैं। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं रिएक्टर कोर ब्रीच होने का खतरा है, रेडिएशन लीक हो सकता है। अर्थक्वेक के तुरंत बाद मसाओ योशिदा अपने ऑफिस में होते हैं जब अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है। जब तक झटके रुकते हैं, पूरा न्यूक्लियर प्लांट एक्सटर्नल पावर ग्रिड से कट हो चुका होता है। फुकुशिमा के पास खुद का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, लेकिन कूलिंग सिस्टम को रन करने के लिए एक्सटर्नल पावर जरूरी होती है। प्लांट में 6 रिएक्टर यूनिट्स हैं, याद रखना 6 रिएक्टर यूनिट्स। रिएक्टर शट डाउन होने के बाद भी फ्यूल रॉड्स हीट जनरेट करते हैं, इसीलिए उन्हें कॉन्स्टेंटली कूल करना पड़ता है। बैकअप डीजल जनरेटर्स एक्टिव हो जाते हैं। यूनिट 1 एक पुराना कूलिंग सिस्टम है जिसमें एक अलग कूलिंग कंडेंसर है और एक अलग कूलिंग चेंबर। अर्थक्वेक के तुरंत बाद यूनिट्स 1, 2, 3 ऑटोमेटिकली शट हो जाते हैं और यूनिट्स 4, 5, 6 ऑलरेडी मेंटेनेंस में थी। वहीं मसाओ योशिदा स्टाफ को इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में शिफ्ट करते हैं और ये वो सेंटर है जहां अर्थक्वेक का कोई भी असर नहीं होता, मतलब अर्थक्वेक प्रूफ। सब सोचते हैं कि सिचुएशन मैनेजेबल है, बैकअप जनरेटर्स चल रहे हैं, कूलिंग सिस्टम्स एक्टिव हैं, लेकिन जो आगे होने वाला है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। सुनामी स्ट्राइक की वजह से समुद्र में छोटी लहरों से सुनामी बनती है। वेव्स रैपिडली ग्रो करते हैं। फुकुशिमा प्लांट के पास 6 मीटर बड़ी बड़ी दीवारें थी, लेकिन सुनामी लगभग 15 मीटर्स की थी। वेव प्लांट के ऊपर से निकल जाती है, पूरा एरिया फ्लड से डूब जाता है। व्हीकल्स बह जाते हैं, कंट्रोल रूम्स बंद हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पावर भी चली जाती है। रिएक्टर 1 का आइसोलेशन कंडेंसर सिग्नल लूज कर देता है, कूलिंग सिस्टम बंद हो जाता है। इंजीनियर्स अंधाधुंध काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि रिएक्टर्स के अंदर क्या हो रहा है। मसाओ योशिदा रियलाइज करते हैं अगर कूलिंग सिस्टम फेल हुआ तो मेल्ट डाउन हो सकता है। मेल्ट डाउन मतलब रेडियो एक्टिव फ्यूल का इतना गर्म हो जाना कि वो वेसल को ही पिघला देता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में रेडिएशन फैलने लग जाती है। पैनल रिवाइव होते हैं, लेकिन रीडिंग्स अब भी गलत हैं। गेज दिखा रहा है कि पानी का लेवल सही है, लेकिन असल में मेल्ट डाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रेडिएशन रैपिडली बढ़ता है, वेंटिंग करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब रेडियो एक्टिव स्ट्रीम को एनवायरनमेंट में रिलीज करना पड़ेगा। रिमोट सिस्टम फेल हो चुका होता है, तो वेंटिंग मैन्युअली करनी पड़ती है। योशिदा सुसाइड स्क्वाड बनाते हैं। कुछ यंग वर्कर्स वॉलंटियर करते हैं मैन्युअली वेंटिंग के लिए। ये लोग प्रोटेक्टिव सूट्स में हैं, जो कि हीट को ब्लेज करता है, मतलब बाहर निकालता है। रेडिएशन के बीच से गुजरते हैं। फाइनली वेंटिंग होती है, लेकिन फिर एक ब्लास्ट होता है। रिएक्टर 1 का एक रूफ उड़ जाता है।
एक हाइड्रोजन एक्सप्लोजन की वजह से ये सब लाइव टीवी पे दिख रहा होता है, लेकिन रेडिएशन रिलीज हो चुका होता है। मल्टीपल एक्सप्लोजन एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज TCGO हेडक्वार्टर्स योशिदा को सी वाटर इंजेक्शन रोकने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि सी वाटर रिएक्टर्स को परमानेंटली खराब कर देता है। おい、海水注入って一体どういうことだ。はい、進めてます。本当か。はい、もう開始してます。なんだって、もう始めてるのか。何か問題ありますか。そんなことはするな。どういうことですか。とにかくやめろ。なぜですか。もう動いているので止められません。黙れ、こっちはみんなそれで怒ってんだ。 लेकिन योशिदा मना कर देता है। वो कूलिंग कंटिन्यू करते हैं और यही डिसीजन बाद में सबसे क्रिटिकल साबित होता है। फिर रिएक्टर 3 में ब्लास्ट होता है, फिर रिएक्टर 2 और 4 में भी ब्लास्ट होता है। विंड टर्न ऑन होती है, हवा का रुख बदल जाता है, रेडिएशन क्लाउड टोक्यो की तरफ बढ़ रहा होता है। इवैक्यूएशन जोन को एक्सपेंड किया जा चुका है, पहले जो 10 किलोमीटर था फिर वो 20 किलोमीटर का हो गया। लोग पैनिक में हैं। जो उसके बाद योशिदा फुकुशिमा 50 बनाते हैं, जिसमें सिर्फ 50 लोग प्लांट में रुकते हैं और कूलिंग मेंटेन करते हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बिना देश को बचा रहे होते हैं। आफ्टरमैथ एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट 6 दिन बाद प्लांट ग्रिड से रिकनेक्ट होता है, कूलिंग स्टेबलाइज होती है, लेकिन सराउंडिंग एरियाज में हेविली कंटामिनेटेड एयर देखा जा सकता है। CC-137 जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रिलीज हुए हैं, जिसका हाफ लाइफ 30 साल का होता है। फुकुशिमा अब ऑफिशियली चेरनोबिल के बाद सेकंड वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर है। सॉइल रिमूवल, डीकंटामिनेशन, प्लास्टिक बैग्स फिल्ड विद रेडियोएक्टिव वेस्ट, ये सब चल रहा होता है। जापान में एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जर्मनी परमानेंटली न्यूक्लियर फेज आउट का डिसीजन लेता है। जब सच का पता लगता है सारी रिपोर्ट्स को देखते हुए, तो फुकुशिमा डिजास्टर को प्रिवेंटेबल बताया जाता है, जिसे रोका जा सकता था। TCO ने सुनामी थ्रेट्स की वार्निंग्स को इग्नोर किए थे, उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स को प्रॉपर्ली नहीं किए थे। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये सेटिस्फाई किया जाता है कि 2015 की स्टडीज को प्रूव करते हुए ये ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस की वजह से डिजास्टर का सबसे बड़ा रूप है। 2022 में कुछ एग्जीक्यूटिव्स पे $1 बिलियन फाइन लगते हैं, लेकिन असली कॉस्ट तो जापान के लोगों ने पे करी। आज भी फुकुशिमा एक घोस्ट टाउन लगता है। रेडिएशन अभी भी फॉरेस्ट एरिया में डेंजरस लेवल पे है। मसाओ योशिदा, जिन्होंने सबसे मुश्किल डिसीजन लिए, अपनी टीम को लीड किया, उनका 2 साल बाद कैंसर से डेथ हो जाता है। जापानीज गवर्नमेंट कहते हैं कि वो कैंसर रिलेटेड डिसीज से नहीं मरे, बल्कि वो एक पूरा बैड लक था। लेकिन उनकी कहानी हमें ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और लीडरशिप की हमेशा याद दिलाएगी और हमें सशक्त रहने में जरूर हेल्प करेगी। तो कैसा लगा आज का एक्सप्लेनेशन? फुकुशिमा डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से कैसे सुनामी ने पूरे जापान को खत्म कर दिया। अगर आपको मेरा ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल नवनीत एक्सप्लेन, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। स्टे ट्यून्ड।